गांव माधवपुर के किनारे एक पुराना सूखा कुआं था। ऐसा कुआं जिसे लोग सिर्फ दिन में देखते और रात में उसके नाम तक का उच्चारण नहीं करते कहा जाता था। उस कुएं की तह में सिर्फ पानी नहीं, किसी की आवाज दबी है। लोग उसे रुक्मिणी का कुआं कहते थे। कोई जानता नहीं कि रुक्मिणी कौन थी, पर सब जानते थे रात के तीसरे पहर जब हवा रुकती है, तब उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है, धीरे, लंबी और सिहरन भरी। पहला अध्याय, वापसी। सविता शहर से अपने पैतृक गांव लौटी थी। पढ़ी लिखी, निडर और जिज्ञासु। उसे इन ग्रामीण डरावनी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन गांव की रातें कुछ अलग थीं। हवा में नमी थी, मिट्टी की गंध में एक अजीब ठंडक थी, और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कनें भी किसी अजंबी की लगती थी। पहली ही रात जब उसने खिड़की खोली, दूर से एक पतली सी आवाज आई, पानी दो। पूर्णराम। वह चौंकी, पर फिर सोचा शायद कोई जानवर होगा। पर जैसे जैसे रात बीतती गई, वह आवाज और पास आती गई, और जब उसने झांक कर देखा, कुएं के पास कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में, बाल खुले और चेहरे पर अंधकार की परत। दूसरा अध्याय, कुएं की पुकार। गांव के लोग डरते थे, दिन में भी कुएं के आसपास कोई नहीं जाता। चाचा रामू ने सविता को चेताया, उस कुएं में जो गया वापस कभी नहीं आया। लेकिन सविता ने ठान लिया, वह खुद सच्चाई जानेगी। उसने अपने 4 दोस्तों सुरेश, मोहित, दीपक और अशोक को साथ लिया। रात के ठीक 12 बजे सब टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंचे। हवा में अजीब गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी, गीला कपड़ा और कुछ ऐसा जो सांस रोक दे। ढक्कन हटाते ही एक ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई, और कुएं की गहराई से किसी ने फुसफुसाया, कौन? मोहित ने डर के मारे टॉर्च नीचे फेंक दी। जैसे ही रोशनी नीचे पहुंची, कुएं की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान दिखे, काले, चिपचिपे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों को नोचा हो। और तभी नीचे कुछ हिला, कोई इंसानी आकृति जो पानी में नहीं, दीवार पर चल रही थी। सब भागने लगे, लेकिन सविता रुक गई। कुएं की तह से 2 चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वह आवाज फिर आई, सविता मुझे देख। और तभी किसी ने उसके कानों के पास ठंडी सांस छोड़। तीसरा अध्याय, श्राप की शुरुआत। मोहित अगले दिन बीमार पड़ गया। उसका शरीर ठंडा, आंखें धंसी हुईं, और मुंह से बस एक शब्द, रुक्मिणी। पूर्णराम डॉक्टर कुछ समझ न पाए। रात में उसके घर से अजीब आवाजें आने लगी, किसी औरत के रोने की, दरवाजे पर खरोंचने की। जब लोग देखने गए, मोहित के कमरे की दीवारों पर वही निशान थे जो कुएं में दिखे थे। गांव के पंडित ने बताया कि यह वही रुक्मिणी है जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने जादूगरनी कहकर कुएं में जिंदा फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब किसी भी इंसान में समा सकती थी। चौथा अध्याय, भूतनी की रात। एक रात सविता को फिर वो आवाज सुनाई दी, लेकिन अब और गहरी और दर्द भरी। उसने देखा कि उसके कमरे में पानी टपक रहा है। ऊपर छत सूखी थी, फर्श पर पानी इकट्ठा हुआ, और उस पर लिखा था, मेरा गला क्यों दबाया, पूर्णविराम। अगले पल सविता का आईना धुंधला हुआ, और उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि रुक्मिणी का चेहरा दिखा। आंखें खून सी लाल, होंठ काले और गले पर रस्सी के निशान। सविता चीखी, पर कोई जागा नहीं। वह भागती हुई कुएं तक पहुंची, और वहां कुएं के पास वही भूतनी खड़ी थी। आधा शरीर जल चुका, बाल हवा में लहराते, और हर सांस के साथ उसकी सड़ी हुई त्वचा गिर रही थी। उसने कहा, तुम लोग झूठे हो, तुम सबने मुझे मारा था। पांचवां अध्याय, सच्चाई की कब्र। सविता को अब रहस्य समझ में आने लगा। रुक्मिणी निर्दोष थी, पर गांव के जमींदार ने उस पर झूठा आरोप लगाया था ताकि उसका जमीन हड़प सके। जब रुक्मिणी ने विरोध किया, उसे डायन कहकर कुएं में फेंक दिया गया। अब उसकी आत्मा बदला चाहती थी, न सिर्फ दोषियों से बल्कि उस पूरी जमीन से जिसने उसके दर्द को छुपाया। छठा अध्याय, लहू और राख। गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगीं। किसी की आंखें फूट गईं, किसी का चेहरा झुलस गया, और कुछ लोग बिना वजह पागल हो गए। हर मौत के बाद दीवार पर एक नया निशान दिखता, जैसे कोई आत्मा अपने नाम गिन रही हो। सविता ने पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, उसे शांत करने के लिए बलिदान देना होगा या खुद को कुर्बान करना। सातवां अध्याय, अंतिम रात। आसमान काला था, बिजली गरज रही थी। सविता अकेली कुएं के पास पहुंची, हाथ में दीपक और दिल में डर। उसने कहा, रुक्मिणी, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। सच अब सबके सामने है, अब चैन पाओ। कुएं से वही आवाज आई, सच सच तो यह है कि तुम मेरे जैसी बन चुकी हो। और सविता ने देखा, उसकी परछाई अब उसकी नहीं थी, वो रुक्मिणी थी। वही चेहरा, वही खून सी आंखें। कुएं के अंदर से हाथ निकले और सविता को पकड़ लिया। सुबह गांव वाले आए तो कुआं बंद था, पर कुएं की दीवार पर नया नाम लिखा था, सविता।
अंतिम अध्याय, शांति या श्राप। गांव में अब कोई उस कुएं का जिक्र नहीं करता। हर साल अमावस की रात कुएं से धीमी आवाज आती है, पानी दो। और जब कोई नया परिवार गांव में आता है, उन्हें बस एक बात सिखाई जाती है, रात में कुएं के पास मत जाना, वहां अब दो औरतें हैं।